तो हम इस्तकबाल करते हैं एक्स मुस्लिम अली शाह साहब का। अली भाई, आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। फैज़ साहब आप कैसे हैं? जी, मैं भी बहुत अच्छा। अली भाई, आपका थोड़ा-सा वॉइस कम आ रहा है, ओके, अगर तो मैं आप फ़ोन अपने करीब कर लूँ तो क्या आपको आवाज़ बेहतर आ रही है अब? हाँ, थोड़ा अब आ रहा है। ठीक है, 1 सेकंड मैं ठीक है। थोड़ा अपना हाँ, नहीं, मैं हाँ, थोड़ा तो ज़ोर से भी मेरा बोलने की आवाज़ ट्राई कैसा आ करूँगा। रहा है आपको? आपका आवाज़ जी। नॉर्मल आ रहा है, कोई बहुत अच्छा भी नहीं आ रहा, बहुत ख़राब भी नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, मतलब आपकी सही है बात। अच्छा, अच्छा सही आ रहा है। हाँ, चलिए मैं भी जो भी हमें हमारे सुनने वाले मैं उनसे भी गुज़ारिश करूँगा कि एक मर्तबा आप बता दें कि अली भाई का और मेरा आवाज़ कैसा आ रहा है, ताकि हम आज की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँ। और हमारे साथ हैं मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम ऑफ़िशियल, क्या बोलती पब्लिक, मुन्ना भाई आपका भी इस्तकबाल है। जी, तो जी प्लीज़ यार कोई बताएँ आप हमें कि आवाज़ कैसी आ रही है, ताकि हम अली भाई से बात करना शुरू करें। जी, तो अली भाई थोड़ा आप माइक को थोड़ा नज़दीक कर लीजिए और मैं चेक कर लेता हूँ कि आपका अगर इधर से सेटिंग से अगर आपका वॉइस बढ़ाया जा सकता है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। जी, अच्छा वैसे मैंने अभी कुछ अभी बेटर हुआ आवाज़ मेरा? मेरा आवाज़ कुछ बेटर हाँ, हुआ अभी? मैंने आपका वॉइस बढ़ा दिया है। मैंने आपका माइक्रोफ़ोन का वॉइस बढ़ा दिया है। अभी आवाज़ आपकी काफ़ी अच्छी आ रही है। ज़बरदस्त, जी ये टेक्नोलॉजी। जी, 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 जी। जी, तो अली भाई आप थोड़ा अपना तारुफ़ कराएँ कि आप क्या सोचते हैं इस मूवमेंट के बारे में और थोड़ा-सा आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएँ, फिर मैं आपसे सवाल करना शुरू करता हूँ। मैं पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुआ और कराची के मैं उस इलाके में पैदा हुआ कि जहाँ पे एक अब जिसको बहुत बड़ा टेररिस्ट माना जाता है अल्ताफ हुसैन, जो कि अब लंदन में बैठा हुआ है, मैं उसके इलाके में पैदा हुआ। तो मैंने शुरू से ही फायरिंग और लड़ाई झगड़े बचपन से ही हमने अपने मोहल्ले में अपने इलाके में देखे। और जो लड़ रहे होते थे वो सारे ही जुम्मे की नमाज पे फिर एक दूसरे को मस्जिद में भी जाके मिलते थे। मैं तो उस वक्त जी, बहुत छोटा था, उस वक्त मजहब को समझने की तो मुझ में इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन माशरे को सोसाइटी को समझना मैं उस वक्त से देख रहा हूँ कि ये आपस में लड़े भी जा रहे हैं और जाके फिर जो है जुम्मे की नमाज भी साथ ही पढ़ते हैं। अ, फिर जी, मैं जिस फैमिली से था वो फैमिली कभी इतनी सख्ती वाली नहीं थी। मेरे फैमिली में बहुत बड़े बड़े आलिम भी गुजरे हैं। मेरे फैमिली में मेरे दादा ने तफसीर लिखी है कुरान की। मेरे दादा ने कुरान पाक अपने हाथ से लिखा है। अपनी ज़िंदगी के 13 साल लगा के मेरे दादा ने हाथ से कुरान पाक, वो कच्ची कलम और कच्ची स्याही जो होती है उससे हाथों से मेरे दादा ने कुरान लिखा है। और आप वो लिखा हुआ देख लें तो आपको पता ना लगे कि ये लिखा हुआ हाथ से है या प्रिंट हुआ हुआ है। खैर, तो जी, मेरी फैमिली में बहुत रिलीजियस लोग भी थे, बहुत लिबरल लोग भी थे, थोड़े बीच के लोग भी थे। तो इस वजह से मुझे हर तरह का माहौल भी देखने को मिला, हर तरह की सोच से भी आगाही मिली कि एक लिबरल सोच होती है, एक मजहबी सोच होती है। बस जैसे जैसे फिर मैं बड़ा होता गया, हर मुस्लिम फैमिली की तरह मेरी अम्मी ने भी मुझे जो है वो कुरान पढ़ाया, ना सिर्फ खुद पढ़ाया बल्कि उन्होंने क्लासेस दिलवाई। फिर मेरी अम्मी का खुद का भी यही काम था कि वो बच्चों को कुरान पढ़ाती थी, वो आज तक कुरान पढ़ाती हैं बच्चों को। और फिर जब मैं तकरीबन 12 से 14 साल की उम्र का जब मैं था तो उस वक्त तक मुझे 7 सिपारे याद हो गए थे, हिफ्स कर लिए थे मैंने शुरू के 7 सिपारे। अब तो ज़ाहिर है नहीं याद अब जी, मुझे, क्योंकि अब आप देखेंगे कितने 18-19 साल हो गए छोड़े हुए। तो अच्छा, अब तो कुछ भी याद, अब कुछ बातें याद हैं अभी तक। पहला सिपारा मुझे अभी थोड़ा बहुत याद है और मुझे 26वें सिपारे की शुरू की सूरह फतह मुझे याद है, तो सूरह यासीन थोड़ी सी याद, कुछ इस तरह की चीज़ें अभी भी याद हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं रही। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से या कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज से मेरा कांटेक्ट हुआ उस छोटी सी उम्र में, कि जिन्होंने मुझे ब्रेन वॉश करने की कोशिश, ये हम स्ट्रीम में आगे चल के इसके फिर तफसील से बात, लेकिन मैं सिर्फ जी, जी, आपको एक बिल्कुल। ओवरव्यू दे रहा हूँ हाँ, हाँ, कि ओके। उस तो मैं हाँ, मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किस मुस्लिम घराने से आपका ताल्लुकात था? मतलब कि शिया, सुन्नी, मैं शिया फैमिली से था देवबंदी, जी। बरेलवी? अच्छा, मैं शिया शिया फैमिली फैमिली से था, जिसको वैसे ही जी। सारे मुसलमान मुसलमान नहीं मानते तो जी, मैं शिया फैमिली से था। काफ़िर, काफ़िर, शिया काफ़िर। काफिर काफिर शिया काफिर, जी जी, हमें तो वैसे ही जी, मुसलमान नहीं मानता कोई, तो हम एक्स मुस्लिम हो गए जी। तो कोई बड़ी बात नहीं है।
जी, तो हम पाकिस्तान के माहौल के बारे में आपसे तसल्ली से बातें करेंगे कि क्या वहाँ पर माहौल है और स्पेशली जो शिया मुस्लिम हैं या फिर जो कादियानी हैं, उनकी क्या हालत है? तो उसके बारे में भी हम आपसे तसल्ली से पूछेंगे और अच्छे से श्योर। गुफ्तगू करेंगे। जी, लेकिन पहले आपसे सवाल आज का जो अ, हमने स्ट्रीम रखा है, जिसमें कुछ चुनिंदा सवाल आपसे हैं और ये श्योर। सवाल ऐसे हैं जो हर एक एक्स मुस्लिम से पूछे जाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो जी। अली भाई आपसे पहला सवाल तो यही है कि आप अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हो? मैं अपने आप को एक्स मुस्लिम बहुत शौक से कहता हूँ और मुझे इस पे फ़ख्र है कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, क्योंकि मैं एक मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुआ जिसका ईमान मुसल्लम था। तो जिसका ईमान मुसल्लम हो उसे मुसलमान कहते हैं और मैं एक ऐसे ही ख़ानदान में पैदा हुआ। और चीज़ों को समझने के बाद, जानने के बाद थोड़ी जब आँखें खुलीं, तो मैंने उस अक़ीदे से अलहदगी इख्तियार कर ली और इस वजह से मैं अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता हूँ और मैं प्राउडली कहता हूँ एक्स मुस्लिम अपने आप को। जी। तो बहुत अच्छा लगा अली भाई क्योंकि एक्चुअली हमारे कुछ मुस्लिम भाई-बहन हैं, जो कहते हैं कि आप एक्स मुस्लिम क्यों कहते हो? आप अपने आप को कुछ और क्यों नहीं कह देते? आप क्या जानबूझकर हमें चिढ़ाना चाहते हो कि देखो एक्स मुस्लिम मतलब कि जो इस्लाम को छोड़ दे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरा इल्म है इंग्लिश का, कि अगर किसी का हस्बैंड है, किसी ने अगर उसको छोड़ दिया तो वो उसे एक्स हस्बैंड बोलती है या फिर अगर यस। किसी आदमी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया तो वो उसे एक्स वाइफ बोलता है। तो जिसे जो बीत गया वो उसे एक्स लगा देता है, ये इंग्लिश का कुछ होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि ये वेस्ट से काफ़ी चला है एक्स मुस्लिम। तो मुझे भी प्राउड होता है कि हम अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं कि हम इस्लाम से बाहर आ चुके हैं। तो अली इस्लाम से भाई बाहर आ आपका चुके हैं, ये उस जी, सोच से बाहर आ आपका चुके हैं। जवाब बहुत अच्छा लगा। जी। दूसरा सवाल अली भाई आपसे है आपको क्यों लगता है कि इस्लाम एक फ़ॉल्स रिलिजन है, झूठा मज़हब है? साइंटिफिक बुनियादों पे। अच्छा, इसलिए कि देखिए, मैंने इस्लाम इसलिए एक फ़ॉल्स मज़हब है क्योंकि ये बेसिक ह्यूमैनिटी और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, वुमेन राइट्स के खिलाफ है। एंड आई कैन नेम फ्यू अदर रिलीजन जो कि इन सारी चीज़ों की वायलेशन करते हैं, लेकिन मैं क्यों किसी और रिलीजन की बात करूं जब मैं इस्लाम को छोड़ा है, तो मैं उसी को बेहतर जानता हूँ। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, वुमेन राइट्स की वायलेशन, कॉमन सेंस की वायलेशन और जो चीज़ अ मंतक अ पे अ, पूरी ना उतरती हो। जी अली भाई थोड़ा-सा जी। नॉइज़ हो रहा है, ऐसा लग रहा है माइक थोड़ा खराब हो रहा है। ओके, अब आवाज़ आ रही है आपको? अ, हाँ, नहीं मतलब माइक का थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस लग रहा है कि आपके बोलने के बाद आवाज़ थोड़ी खराब हो रही है। ओके, अ, इज़ इट बेटर? उम, चलें हाँ अभी बोलें, मुझे थोड़ा-सा लग रहा है लेकिन चलिए आप अपनी बात करें। अच्छा, तो मैं यही आपसे कह रहा था कि कुछ मंतकी गलतियाँ हैं, कुछ साइंटिफिक गलतियाँ हैं और कुछ जो हैं वो मोरालिटी की बहुत बड़ी गलतियाँ हैं इसमें। अच्छा, जी। तो मोरालिटी की ऐसी कौन-सी गलती है? क्योंकि देखें मुसलमानों का बेसिक अकीदा यही है कि मोरालिटी मतलब कि एक तरीके से मैं उर्दू में क्या कहते हैं मुझे वो याद नहीं आ रहा लेकिन हिंदी में इसे नैतिकता कहते हैं, कि अच्छे-बुरे की समझ ठीक। और इंसानियत और जी। तो वो इस्लाम से मिलती है इंसान को। तो इस्लाम के अंदर ही मोरालिटी नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हो? देखें जी, बहुत सारी चीज़ों के अंदर मोरालिटी नहीं है, लेकिन मैं इस्लाम के बारे में इसलिए बात कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है और मैंने इसको जाना है। इस्लाम में मोरालिटी इसलिए नहीं है, हम मोरालिटी किसे बोलते हैं? मोरालिटी का मतलब है कि हम चीज़ों को ये देखें कि कौन-सी चीज़ बक़ा के लिए अच्छी है और कौन-सी चीज़ फ़ना के लिए मतलब कौन-सी चीज़ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है और कौन-सी चीज़ कंस्ट्रक्टिव है। जो चीज़ कंस्ट्रक्टिव होती है, जैसे कि फ्रेंडलीनेस, जैसे कि इक्वल अपॉर्च्युनिटी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मोरालिटी की तरफ इंसान को लेके जाती हैं। लेकिन एक मज़हब जो आपको फ्रेंडलीनेस ना सिखाता हो, एक मज़हब जो आपको इक्वल राइट्स ना सिखाता हो, मेरा नहीं ख़्याल कि वो रिलीजन सही सोर्स है मोरालिटी की। अगर एक औरत का बाप मर जाता है और उसके 3 भाई भी हैं, तो
ये कैसे डिसाइड कर लिया गया कि उसको जायदाद में से आधे हिस्से की ज़रूरत है? हो सकता है उसे भी उतना ही हिस्से की ज़रूरत होती हो, क्योंकि ज़िंदगी तो उसने भी उतनी मुश्किलों में गुज़ारनी है जितनी एक मर्द ने गुज़ारनी है, बल्कि देखा जाए तो औरत की ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किलों से गुज़रती है हमारे माशरे में। तो उसको आधा जी, हिस्सा देने का मुझे बिल्कुल मॉरल नहीं है, ये बिल्कुल अगेंस्ट मोरालिटी है ये। अम, किसी अम, पर्दे का कॉन्सेप्ट सिर्फ औरत के लिए है, मिसोजिनिस्टिक है। जो चीज़ औरत के खिलाफ हो या किसी एक जेंडर के खिलाफ हो, किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ हो, उस चीज़ से मोरालिटी कैसे ली जा सकती है? इसीलिए कहते हैं कि इस्लाम एक मिसोजिनिस्ट रिलीजन है, इसको औरतों से नफरत है। तो किसी एक खास जेंडर से नफरत करने वाला या उसके बारे में अदावत रखने वाला अपने दिल में, या उसको कम अकल समझने वाला, आधी अकल का समझने वाला, वो चीज़ कभी मॉरल हो ही नहीं सकती। वो कभी इक्वल राइट्स प्रोविजन की गारंटी नहीं दे सकती आपको। इसलिए मेरे ख्याल से इस्लाम बिल्कुल मॉरल रिलीजन नहीं है। जी। एक्चुअली अली भाई, कुछ हमारे अ, सुनने वाले कह रहे हैं कि साउंड का इश्यू है। और मुझे भी थोड़ा-सा लग रहा है कि माइक थोड़ा आपकी वॉइस को ना कट कर रहा है। वॉइस ना डिस्टर्ब हो रही है, ऐसा लग रहा है। ओके, मैं अ, एक काम क्या करता हूँ कि आप हेडफ़ोन चेक करें या फिर रिजॉइन भी आपको कर सकते हो। अब आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, अभी भी वही थोड़ा-सा ऐसा लगता है ना जैसे फटा हुआ स्पीकर हो, वैसा लग रहा है। हो सकता है। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, थोड़ा हेडफ़ोन का आप चेक मैं कर लीजिए या फिर आप हाँ, रिजॉइन करने का ट्राई करें, हो सकता है तब मसला ठीक हो जाए। चले महफैज, मैं एक सेकंड में रिज्वाइन करता हूँ। हाँ जी, ओके, ओके। तो हमारे मैं साथ अली भाई दोबारा जी। वैसे अब अभी अली भाई अभी आवाज़ नहीं आ रही, अब तो बिल्कुल कट गई है। ओके, मैं वापस आता हूँ। अब ओके, ओके, आप थोड़ा-सा चेक कर लीजिए। तो आप सभी को मैं बता देता हूँ कि अली भाई हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे, उनका थोड़ा-सा माइक का इश्यू है और आवाज़ भी खराब आ रही है, फिर वैसे ही सिर दर्द करने लगेगा, तो वॉइस अच्छी होनी चाहिए। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आज हमारे साजिद भाई की भी स्ट्रीम है, एक्स मुस्लिम साजिद इमाम। तो उनकी स्ट्रीम 10 बजे से स्टार्ट होगी, तो ये इंटरव्यू तकरीबन 1 घंटा या डेढ़ घंटा चलेगा। उसके बाद कुछ कॉलर्स लिए जाएँगे जिन्हें स्पेशली अगर अली भाई से बात करनी है, तो अली भाई से वो लोग बात कर सकते हैं और उसके बाद हम स्ट्रीम क्लोज़ करेंगे। तो साजिद भाई की स्ट्रीम है, एक्स मुस्लिम साजिद इमाम, तो आप उनकी स्ट्रीम ज़रूर जॉइन करें क्योंकि ये इंटरव्यू है, तो इसे आप लोग बाद में भी सुन सकते हैं। लेकिन साजिद भाई ने आज का जो स्ट्रीम है उनका, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर रखा है। तो प्लीज़ आप उनके चैनल पर जाएँ और उनका स्ट्रीम सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। जी। तो जैसे ही अ, अली भाई जुड़ते हैं, हम दोबारा उनसे सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, अली भाई आ चुके हैं। जी, अली भाई आपका दोबारा इस्तकबाल है। अच्छा, मैंने एक सेकंड के लिए कैमरा बंद किया। आप मुझे अगर सिर्फ ये बता दें कि आवाज़ अगर बेटर है। आवाज़ अभी अभी आपका आवाज़ बहुत अच्छा आ रहा है। सही है, और मैं एक जी। सेकंड के लिए खोलूंगा ताकि हमें ये समझ में आ जाए कहीं कैमरा खोलने की वजह से तो नहीं हो रहा। हाँ, हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं आप कैमरा कैमरा ओपन करके देखें। जी। तो अब आपको आवाज़ बेटर है वैसे ही है या ख़राब हो गई है? नहीं, अब तो बिल्कुल सही आ रही है आवाज़, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलें, जी। ठीक है, आप अपना सवाल करें। मैं सवाल पे दूसरे सवाल पे थे हम। हाँ, हाँ, जी, चलें। तो आपसे ये तीसरा सवाल है, 2 सवाल आपसे हो चुके हैं। इस्लाम में ऐसी क्या बुराई है, जो आपको सबसे ज़्यादा बुरी लगती है? दूसरे मजहबों को अपने आप से नीच, गंदा और गलीज समझना। हिंदू हैं तो वो नापाक हैं, क्रिश्चियंस हैं तो ये जो पाकी नापाकी का कॉन्सेप्ट है और हराम हलाल का कॉन्सेप्ट मुझे इस्लाम का सबसे बुरा लगता है। अपनी मर्जी की चीज़ को हलाल कह दो, अपनी मर्जी की चीज़ को हराम कह दो, कोई आज़ादी नहीं। तो आज़ादी के खिलाफ है ये रिलीजन। सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है इस्लाम की वो ये लगती है कि आज़ादी के खिलाफ है, इंसानी आज़ादी के खिलाफ है ये रिलीजन। जी। तो आपको लगता है कि शायद इस्लाम के अंदर आज़ादी नहीं है और दूसरा कि जो दीगर मज़ाहिब हैं,
उन्हें काफ़ी गंदा माना जाता है कि अगर कोई मुस्लिम नहीं है, तो वो लोग गंदे हैं, वो नजस हैं, नापाक हैं। वो जी, नजस हैं, तो साथ खा हाँ, सकते, आप शादियां नहीं कर सकते, आप उनके साथ बच्चे पैदा नहीं कर सकते, 1000 पाबंदियां। और देखें फैज, देखें, आप इस्लाम को पूरा पढ़ लें और आखिर में बैठ के इस सवाल पे जरा सोचिएगा कि मेरा ये दावा है मेरा ये दावा है कि इस्लाम आपको हर उस चीज से रोकता है जिसमें प्लेजर हो, और हर उस चीज को करने का कहता है जिसमें सफरिंग हो आपकी। अच्छा। जी, बिल्कुल देखें कि इंसान को मौज-मस्ती नहीं करना है इस दुनिया में। प्लेज़र मतलब कि वो करना जो आप चाहते हो। जी, तो मौज-मस्ती तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को मौज-मस्ती के लिए नहीं बनाया, इम्तिहान के लिए बनाया। अक्सर हमारे मौलवी हज़रात फरमाते हैं कि इम्तिहान को इम्तिहान की तरह देखो। अगर आप एग्ज़ाम में जाते हो, तो आप मौज-मस्ती नहीं करते हो, बस अपने एग्ज़ाम पर फ़ोकस करते हो कि मेरा जो एग्ज़ाम जो पेपर है, वो अच्छे से मैं सॉल्व करूँ। तो इस तरह के सवाल कभी आपके ज़हन में नहीं आए कि मौज-मस्ती अल्लाह ताला ने इस दुनिया को मौज-मस्ती करने के लिए तो नहीं बनाया, अपनी इबादत करने के लिए उसने इंसानों को बनाया। इस तरह का कोई ख़्याल आपके ज़हन में आया हो? बिल्कुल आया, लेकिन ये बात ही समझ में नहीं आती ना कि एक अल्लाह के जिसने सारी कायनात बना दी। अब देखें फैज, यही है कि मैं साइंटिस्ट हूँ और मैं अपनी लैब के अंदर ना कोई जानदार चीजें बना सकता हूँ, और अब मैंने अपनी लैब के अंदर ना 5-6 चूंटियां बना दी हैं, और मैं उनको बोल रहा हूँ कि आते जाते मुझे सलाम ठोको। अब भाई मैंने क्यों बनाया उन चूटियों को? मैं पागल हूँ? सिर्फ ये मकसद था मेरा कि मैं उन चूटियों को बनाऊं और उनसे अपने आप को सलाम ठुकवाऊं बस। ये तो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। नहीं, और दूसरी बात है, ये एग्जाम वाला कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल फेल्ड लॉजिक है। ऐसा कोई बात नहीं है कि एग्जाम है। एग्जाम की अगर आप देखें तो एग्जाम में टीचर आपको तैयारी कराता है। आपको कोई टीचर मिला है तैयारी कराने के लिए? कुरान मिला है, जो शायद 1000 साल से पहले जाता ही नहीं है, 1400 साल तक पहले उसकी हिस्ट्री नहीं जाती। फिर आपको कौन सा टीचर मिला? टीचर 1400 साल पहले गुजर चुका है आपका। तो आपको तैयारी कौन करवा रहा है अभी? और मुझसे पूछा एग्जाम लेने के लिए? मेरे पास चॉइस होनी चाहिए ना, मैंने एग्जाम नहीं देना, मुझे फेल कर दो। तो मतलब जबरदस्ती का एग्जाम है ना ये तो। क्यों एग्जाम है? मुझसे पूछा। जी, अच्छा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब रहा आपका। तो ये जो आपने दूसरी बात कही थी पहले हमारे रमन रवि जी पूछ रहे हैं कि अली भाई प्लीज़ डू स्टार्ट अ चैनल। जी, मैं कह देता हूँ आप सभी को कि मैंने अली भाई के चैनल का लिंक पिन कर दिया है। तो अभी हमें तकरीबन 430 लोग सुन रहे हैं। तो यार जाओ सब्सक्राइब करो फटाफट भाई और दोबारा स्ट्रीम पर आओ। ताकि क्योंकि अली भाई ने अभी रिसेंटली चैनल ओपन किया है, तो आप फटाफट जाएँ और अली भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। ऊपर पिन मैंने अली भाई के चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो प्लीज़ जल्दी जाओ और अली भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। जी, तो अली जी। भाई मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि दीगर मज़ाहिबों से नफ़रत सिखाई जाती है, बताया जाता है ये गंदे हैं, नजस है। तो ये भी तो बताया होगा कि देखें इस्लाम ऐसा है जैसे 2 जमा 2 4 तो इस्लाम तो गलत है ही नहीं, बाकी सारे के सारे मज़ाहिब गलत हैं। वो अल्लाह के नज़दीक कोई मायने ही नहीं रखते। तो ये ख़्याल कभी आपके ज़हन में नहीं आया कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो गलत राह पर हैं, दीन हक़ पर नहीं हैं? देखें फैज, दुनिया का कोई भी आर्गुमेंट हो ना, अगर वो दो असूलों की पाबंदी नहीं कर रहा वो आर्गुमेंट, तो वो आर्गुमेंट गलत है। एक है मंतक और एक है फलसफा, लॉजिक एंड फिलोसफी। लॉजिक एंड फिलोसफी से फारिग तो जो है ना, दुनिया की कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं होती। लॉजिक फिलोसफी से फारिग दुनिया की कोई साइंस भी नहीं होती है। तो जो जिस आर्गुमेंट की फिलोसफी समझ में ना आए आपको, आपने मुझे बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया, जरा दोबारा दिएगा ये आर्गुमेंट, मैं आपको इसमें बीच में पकड़ूंगा। नहीं, मैंने आपसे बेसिकली यही पूछा है कि अ, हमें तो यही बताया जाता है कि हम दीन हक़ पर हैं। जो गैर मुस्लिम है वो बातिल पर है, हक़ पर नहीं है। तो हम तो एक सही हैं, वो लोग गलत हैं, तो हम उनसे इंग्लिश मोहब्बत कैसे करें? हाँ, इंग्लिश का एक वर्ड है नार्सिसिज्म, अब उसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, उर्दू में उसको कहते हैं नरगसियत। नरगसियत अच्छा, इस चीज को कहते हैं कि मुझे तुमसे ज्यादा अकल है, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूँ, और मेरी बात हक है। मतलब अपने ऊपर ही तकिया कर लेना, अपने आप को ही अथॉरिटी बना लेना, इसको नरगसियत कहते हैं। जैसे नरगसियत की एक एग्जांपल क्या है, ये कायनात हमारे लिए बनी है। मतलब अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट बना लिया कि कायनात ही अपने लिए बना ली इंसान ने। हालांकि इंसान कहाँ, एक छोटे से जर्रे पे जिंदा है, पूरा इंसान पूरी कायनात में अगर आप देखें तो पूरी अच्छा। कायनात में मेरा है और मेरा ही खुदा सच्चा है, ये तो हर रिलीजन बोलता है। तो फिर मैं कोई भी रिलीजन मान लूं,
मतलब फिर इस्लाम ही क्यों मानूं? कोई ऐसा रिलीजन है जो ये बोलता है कि मेरा रिलीजन गलत है, दूसरा सही है? सभी रिलीजन ये बोलते हैं कि भाई हमारा सही है और जी, बाकी सारे गलत हैं। तो फिर तो सारे रिलीजन एक ही जैसे हो गए, तो किसी को भी मान लो, फिर हर किसी का एक ही जैसा दावा है, हर किसी का तकरीबन भगवान खुदा सब एक ही जैसा है, जी। तो किसी को भी मान लो अ, फिर इस्लाम क्यों मानना है? हाँ, जी, बिल्कुल सही बात है। जी, और ये जो आपने कहा ना कि यार कौन से वो मज़हबी लोग हैं, जो कहें कि हमारा मज़हब झूठा है। कोई नहीं कहता भई, सब यही कहेंगे नहीं हमारा दीन सच्चा है, हम भी सही हक बात है। रास्ते पर हैं। हाँ, ये तो कोई कबूल करेगा ही नहीं, तो ये बहुत ही बेतुका सा लॉजिक है कि हम दीन-ए इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, हम अगर मुसलमान हैं तो हम दीन-ए हक पर हैं। तो ये बहुत ही भोंडा और बेतुका सा लगता है आर्गुमेंट। जी, अमेरिका में एक कम्युनिटी है, उसे कहा जाता है आमिश कम्युनिटी। आमिश कम्युनिटी जो होती है अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती, बिजली का कोई इस्तेमाल नहीं करती, वो पुराने तरीकों पे जिंदा रहते हैं आज तक अमेरिका में। तो उनके हिसाब से जिस जगह पे वो रहते हैं उस जगह पे एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे वो कहते हैं कि खुदा रहता है, और वो उस पहाड़ तक क्योंकि आप जा नहीं सकते, तो इस वजह से जो है खुदा अपने पास तक आपको आने नहीं देता। तो यही खुदा सच्चा है। अब ये एक समझ में आने वाली बात भी है, लेकिन मैं फिर क्या आमिश बन जाऊं क्या मैं, कि उनका खुदा सच्चा है? सभी यही कहते हैं, वो आमिश लोग भी यही कहते हैं, उनका वो पहाड़ को खुदा मान के बैठे हुए हैं। तो क्या मैं पहाड़ को खुदा मान जी। के बैठ जाऊं किसी के कहने पे कि मेरा खुदा सच्चा है? बिल्कुल सही बात है। जी, तो अली भाई आपसे चौथा सवाल ये है कि आप किस तरह के मुसलमान थे और आपकी क्या ज़हनीत थी एज़ ए मुस्लिम? देखो फैजू भाई, मेरी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में मैं अलग अलग तरह का मुसलमान रहा हूँ। मैं बचपन, मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरी फैमिली शिया फैमिली थी, तो हमारे में नमाज का और तरावियों का रमज़ान में और इस तरह की चीज़ों का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फजूल इबादतों का ना। हम तो सिर्फ सीधी सीधी इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, और बाकी अहले बैत की कोई तारीफ़ें वारीफ़ें कर लेते हैं। तो मैं एक ज़माने तक मैं शिया भी रहा। शिया तो खैर मैं अपने आप को पता नहीं क्यों आज तक कहता हूँ लेकिन अ, लेकिन नहीं, वही बात है ना, आप एक शिया के अंदर से इस्लाम निकाल सकते हो, लेकिन अली नहीं निकाल सकते। वो अली का निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हुँ, खैर मेरे अंदर से वो निकल चुका कल्चर है। में आ जाता है। हाँ, वो नहीं, जी, वो मेरे नहीं, अंदर नहीं से निकल एक्चुअली चुका है। क्या बड़ी रहता है। मेहनत होती है उस पे, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी मेहनत होती है, आपका दिल दुखता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब आपको एक चीज़ पता चल जाए ना कि यार ये झूठ है, तो आपके पास 2 रास्ते बचते हैं। या तो आप झूठ के सहारे ज़िंदगी गुज़ार लो, या आप तकलीफ़ें सहो और उस झूठ से बाहर निकलो। तो मैंने वो तकलीफ़ें सही, तकलीफ़ें मतलब कोई फ़िज़िकल तकलीफ़ें नहीं, मेंटल तकलीफ़ें, अपने अंदर की तकलीफ़ें, अपनी रूह की तकलीफ़ें कह लें आप, मैंने सही, और मैं निकला उस बिलीफ से बाहर। तो मैं ज़िंदगी के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह का मुसलमान रहा हूँ। जब मैं तकरीबन 12 साल का था, हमारे शियाओं में तो ज़ाहिर है मस्जिद नहीं जाते, हमारी अपनी इमाम बारगाह होती है, हम वहाँ पे जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने मोहल्ले की मोहम्मदी मस्जिद में जाना शुरू कर दिया, जो सुन्नियों की मस्जिद थी। तो उनको मेरे बोलने का तरीका पसंद आया, तो उन्होंने मुझे अपने साथ तबलीगी जमात में शामिल कर लिया। फिर मैं लोगों को जाके घरों पे दीन सिखाता था कि आप नमाज क्यों छोड़ के बैठे हुए हैं, नमाज का टाइम हो रहा है, चलें हमारे साथ नमाज पढ़ें, दुनिया के काम तो होते ही रहेंगे, अल्लाह ताला ने आपको किसी मकसद के लिए भेजा है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो तबलीगी जमात वालों के डायलॉग्स होते हैं। जी। उसके बाद उन्होंने मुझे प्रमोशन दे दी। उन्होंने कहा कि आप तो बिल्कुल इस काबिल हो कि आप हमारे साथ रायवेंड चलो, जो तबलीगी जमात होती है, जो पूरे पाकिस्तान में जाती है। तो हम भी उस वक्त बड़ा अल्लाह मियाँ से इश्क करते थे, मोहम्मद से इश्क करते थे, और कुरान फैलाना है और दुनिया को सिखाना है, हमारे अंदर भी था। तो फिर हम चले गए रायवेंड उनके साथ। और वो रायवेंड में होता है, पहले होता था कोई 5 हफ्तों का होता था, अब पता नहीं कितने हफ्तों का होता है। तो तीसरे उन्होंने अपने वहाँ पे रायवेंड में कुछ ऐसे मौलवी लगाए हुए होते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई हुई होती है कि जो उन बच्चों का पता लगा रहा है, मैं बच्चा ही कहूँगा अपने आप को, मेरी उम्र क्या 12 14 13 साल होगी मेरी उम्र उस वक्त। जी। तो उस वक्त जो है वो लोग, उन्होंने कुछ मौलवी वहाँ रखे हुए होते हैं, कुछ स्पेशल मौलवी जिनकी नज़रें स्पेशल होती हैं, वो ये बच्चों को ताड़ लेते हैं कि कौन सा बच्चा ऐसा है कि जिसका ब्रेन वॉश किया जा सकता है, कौन सा बच्चा ऐसा ओह! ऐसा है जो कुछ ज़्यादा ही इश्क दिखा रहा है इस्लाम से। तो अच्छा, मतलब जो जितना बड़ा आशिक़ रसूल उस पर उतना ही ज़्यादा फ़ोकस होता है। हाँ, कि भाई उसको तो मैं बताता हूँ ना क्यों होता है फ़ोकस, क्योंकि उसका भी ब्रेन हुँ, वॉश करना होता है। उसको फिर ये बताना होता है कि तुम यहाँ पे जितनी मर्ज़ी तबलीग कर लो, जब तक इंडिया में जाके तुम 4 हिंदू नहीं मारोगे, असल तबलीग नहीं होगी। तुम यहाँ पे ओह! जितनी मर्ज़ी तबलीग कर लो, जब तक तुम पाकिस्तान की किसी शिया की इमाम बारगाह में बम नहीं फाड़ोगे, तब तक तुम्हारे दीन की तबलीग हो ही नहीं सकती। तो जी।
तो इस तरह करके। अली भाई जी, हाँ, जी। एक्चुअली हमारा जो मेरा जो नेक्स्ट सवाल है आपसे वो इसी से रिलेटेड आ रहा है, तो मैं पूछ लेता हूँ ताकि आप अपनी बात को कंटिन्यू करो। श्योर। तो जब आप एज़ ए मुस्लिम थे, तब आपकी गैर मुस्लिमों के लिए क्या सोच थी? और अब एज़ ए एक्स मुस्लिम आपकी गैर मुस्लिमों के लिए क्या सोच है? दोनों का आपको बिल्कुल, बताना है। ज़बरदस्त सवाल, ज़बरदस्त सवाल। तो मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे और कुछ 4-5 और बच्चे थे, एंड अगेन मैं अपने आप को बच्चा ही कहूँगा, उन सबको भी उस वक़्त हमें लगता था कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन बच्चे ही थे उस वक़्त हम। तो उन्होंने देख लिए 4-5 बच्चे, और उसके बाद उन्होंने उन 4-5 बच्चों को बनाना सिखाई जैकेट। इसको बोलते हैं जैकेट बाँधना, कि आओ हम तुम्हें जैकेट बाँधना सिखाएँगे। वो ये नहीं कहते हम तुम्हें सुसाइड जैकेट का इस्तेमाल सिखाएँगे, नो। वो ये कहते हैं कि हम आपको जैकेट बाँधना सिखाएँगे। ओह! तो अब आप देखें, जो कराची से, मुल्तान से, सक्खर से और नवाबशाह से, इन गरीब इला कराची तो गरीब इलाका नहीं है, लेकिन अंदरूने सिंध, सिंध के जो कुछ गरीब इलाके हैं, वहाँ से जो बच्चे उठ के आए हैं, तो उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई हथियार नहीं देखा, चाकू भी नहीं चलाया उन्होंने, सही है? कोई बंदूक तो बहुत दूर की बात। लेकिन ऐसी क्या ताकत है कि वो उन बच्चों को, जिन्होंने ज़िंदगी में कोई हथियार नहीं चलाया, 5 हफ्ते में या कह लेंगे 2 हफ्ते में वो बच्चा खुदकुश यानी सुसाइड जैकेट बनाना सीख रहा है। ओह! मतलब एक मासूम बच्चा कि जिसको हथियार कोई चलाना नहीं आता, जी, और तो उसको ये आप सिखा। पाकिस्तान के अंदर ये सिखाया जाता है बच्चों को और ये बताया रायविंड में जाता है कि कैंप ये है, रायविंड जैकेट में अरे पाकिस्तान की ओह! हुकूमत, पाकिस्तान की आर्मी सब सपोर्ट करती है, इन सबको पता है। इन सबको पता है कि कश्मीर का मसला ऐसे नहीं जीत सकते जब तक ये दहशतगर्द वहां पे भेज के हमले नहीं कराएंगे। इन सबको पता है कि बॉर्डर पे ये नहीं लड़ सकते जब तक इंसर्जेंसी नहीं करवाएंगे। तो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अच्छा, आर्मी तो इन सब मौलवियों को पाकिस्तान की सपोर्ट करती हुकूमत भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, ताकि बच्चों को ट्रेन किया जाए और है। यार इस आप तरह की एक्शन नहीं हरकत की जाए। यार आप एक्शन नहीं ले रहे, तो मैं यही समझूंगा ना आप इन्वॉल्व हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि अगर हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही ऐसे लोगों के खिलाफ, तो इसका मतलब तो ये हुआ हो सकता है हुकूमत फंडिंग भी करती हो, फंडिंग कि भी अब करती है हुकूमत के, अपने आप ही फायदे हैं। हाँ, जी, अब इन्हीं के भरोसे जो कश्मीर का मसला है वो सॉल्व किया जाएगा। यही सोचते होंगे ना पाकिस्तान के लोग, कि अब यही यही तरीका ये बचा है हमारे पास। यही बात है, यही बात है। तो खैर मैंने अपनी जी, जैकेट बनाना जब सीख ली, तो उसके बाद तकरीबन 1 हफ्ता रह गया था कि जब हमें ईरान जाना था। तो भाई पता नहीं मेरे दिल में क्या हुआ, मेरे माँ-बाप का ख़्याल मेरे दिल में आया, और मेरे घर का ख़्याल मेरे दिल में आया, और उस वक़्त तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे फटना है कहीं जाके, या मुझे कुछ दहशतगर्दी करनी है, या मुझे कुछ करना है। मुझे बस ये पता था कि मुझे ईरान भेज देंगे। लेकिन अच्छा। फिर मेरे माँ-बाप का ख़्याल मेरे दिल में आया। मैंने बोला यार ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो अभी उम्र ही मेरी कुछ नहीं है, और मैं आई डोंट नो कि मुझे क्यों भेज रहे हैं ईरान, और मुझ में ऐसा क्या ख़ास है कि इन लोगों ने इतने हज़ारों लोगों में से हम 4-5 को चुन के ईरान भेज रहे हैं। तो बस फिर ये हुआ, मैं भाग गया। मैं भाग अच्छा, इस तरह गया कि वहाँ से मैं एक बस पे चढ़ा, और बस मैं दूसरे शहर पहुँचा, दूसरे शहर से दूसरी बस पकड़ी, वहाँ से तीसरी बस पकड़ी, तो 3-4 बसें बदल के मैं अपने शहर तक वापस आ गया। और उसके बाद ही मेरा असल में जर्नी शुरू हुई टुवर्ड्स, मैंने कहा यार मैं इस्लाम पढ़ूँ तो सही, मैंने अभी तक तो सारे घर वालों के कहने पे पढ़ा है, अभी तो मैंने सारे मौलवियों के कहने पे पढ़ा है। तो मौलवियों का इस्लाम तो भाई आपको ईरान भेज देगा, जैकेट बाँध के। हुँ। हाँ, तो अली अली भाई कभी आपके ज़हन में ये ख़्याल नहीं आया कि ये लोग हमें इस तरह की जैकेटें पहनना या फिर ये चीज़ें बनाना ये क्यों सिखा रहे हैं? कभी आपका मतलब दिमाग में ये ख़्याल नहीं आया? क्या क्या हो रहा है ये सब? दुनिया पे गलबा सर, दुनिया पे गलबा चाहिए, दुनिया सारी मुसलमानों के लिए बनी है। इस दुनिया में जितने काफ़िर हैं वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, यानी कि अल्लाह ताला का हक मार रहे हैं, और वो अल्लाह ताला का हक मार रहे हैं, इसीलिए उन्हें मार देना चाहिए। सिंपल। अच्छा, जी। तो ये खैर, देखें कि हाँ, हाँ, आप कंटिन्यू करें। जी, तो जब मैं वापस आया, फिर मैंने इस्लाम पढ़ना शुरू करा अपने खर्चे से, अपने पॉकेट मनी से कह लें कि आप, मैंने किताबें खरीदी उस वक़्त, और फिर मैंने पढ़ना शुरू करा। तो उस वक़्त मेरे चाचू की एक बात, मैंने स्ट्रीम में पहले भी इंजीर वाली एग्ज़ाम्पल दी है, मेरे चाचू ने मुझे दी थी इंजीर वाली एग्ज़ाम्पल, कि बेटा देखो तुम इस्लाम पढ़, मैं उनसे काफ़ी बातें किया करता था कि चाचू ऐसा क्यों है इस्लाम में, वैसा क्यों है? तो उनको भी शायद उस वक़्त अंदाज़ा हो गया था, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे ये एग्ज़ाम्पल इंजीर वाली दी थी कि बेटा इंजीर एक ऐसा फल है कि जिसको बस खा लेना चाहिए मुँह में रख के। अगर आप इसको खोल के देखोगे, तो आपको इसको खाने का दिल नहीं चाहेगा। तो शायद उनको ये अंदाज़ा हो चुका था कि मेरा भतीजा जो है हुँ, वो किसी और तरफ जा रहा है।
मेरा भतीजा जो है वो अच्छा। कीड़े निकालने की तरफ जा रहा है अब किताबों में से, और उनको, और मेरे खानदान में सबको पता है ये कीड़े, मैंने आपको बताया शियाओं को हम जो ये हदीसें बताते हैं ना, उन्होंने पेशाब पी लिया, उन्होंने ये कर दिया, वो लौंडी बनाई, शियाओं को ये सारी हदीसें पहले दिन बच्चे बच्चे को पता होती हैं। हमें तो ये चीजें हम्म। पहले से पता थी, लेकिन उस वक्त मेरे चाचू को ये अंदाजा हुआ कि असल में अब ये किस तरफ जा रहा है। तो बस फिर उसके बाद जब स्टडी करना शुरू की, जितना मैं इस्लाम के अंदर घुसा उतना मैं इस्लाम से दूर हो गया, और मैं सोचता हूँ कि काश मैं इस्लाम के अंदर ना घुसा होता तो आज मैं मुसलमान ही होता शायद, जन्नत में हूरें शूरें मिल रही होती मुझे भी। लेकिन बस मेरी बदकिस्मती थी, जी। या खुशकिस्मती थी कह लें, कि मैंने इस्लाम को पढ़ा। यार ये तो खुशकिस्मती होगी ना कि हाँ, आप अरे जैसे यार, इंसान। 72 हूरें तो निकल गई ना यार अब। अरे उसकी कोई गारंटी भी तो होनी चाहिए ना अली भाई, कहने से अब मिलती थोड़ी ना है। खैर हमारे अब काम भी ऐसे गारंटी नहीं है कुछ यार। हो। और हुरे आप देखें, ट्रांसपेरेंट हुरों का आप क्या करेंगे, जो ट्रांसपेरेंट है, जिनके आर पार आप देख सकते हो, तो वो तो चुड़ैल से कम नहीं होगी, ऐसी हुरों का क्या करोगे यार। सही बात है, वर्चुअल रियलिटी चल रही है जन्नत। ओ, क्या इससे बात कितनी आसान इससे कितनी आसान सर्जरी पेट की है, पेट में डाल लो बम। है। नहीं, मुझे सबसे फेवरेट लगा था स्टील अंडरवेयर वाला। बंदा गया फटने को उसने स्टील का अंडरवेयर बनवाया कि यार देखे जिस काम के लिए मैं ये फट रहा हूँ, और फर्ज करे वो जन्नत पहुंचा और सामान खराब हो गया। तो हाँ, साला हाँ, जिसके लिए बंदे ने अपनी जान दी है और वही चीज खराब हो गई तो फिर मतलब ही नहीं बनता। तो वो बंदा स्टील अंडरवेयर पहन के गया था कि यार वो चीज सलामत रहे, ताकि जन्नत में कुछ दिक्कत ना हो। हूरें डिसअपॉइंट हो जाएंगी ना यार। हूरें बोलेंगी लो, हाँ। जब से जन्नत बनी अच्छा है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, जब से अच्छा पैदा एक हुई हूं मैं जब से पैदा हुई हूं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और अब तुम ये कटवा के आ गए अपना। एक उड़वा सुलेमानी के मरीज फड़वा बोल के। रहा है हाँ, फैजू, एक हाँ सुलेमानी गालिब भाई। मरीज बोल हाँ एक सुलेमानी मरीज बोल रहा है कि तुमने कहाँ से सुना, ऐसा है ना। अभी आप लोग बात जारी रखो, मैं वीडियो लेके आता हूँ मैं, ठीक अच्छा, है। ये स्टील अंडरवेयर वाली। नहीं नहीं, स्टील अंडरवेयर वाली नहीं, ये वाली बात, ये पिछवाड़े में बम डालने वाली। अच्छा, चले चले, ठीक ठीक है गालिब भाई, मैं जब हम्म। तक अली भाई से सारे सवाल मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। जी। तो जी। अली भाई आपसे हमारा 11वां सवाल ये है कि आपके नजरिए से इस्लाम ने पूरी दुनिया को क्या दिया? फैजू देखें, ये ना बड़ा डबल किस्म का क्वेश्चन, दोनों तरह के जवाब हो सकते हैं इसके, और मैं अगर इसका जवाब मुसलमानों की साइड लेते हुए दूं तो आई एम सॉरी, या आपको अगर ऐसा लगे कि मैं ज़्यादा साइड ले रहा हूँ मुसलमानों की, लेकिन देखें, इस्लाम ने तो पता नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमें इस दुनिया में मोहम्मद रफ़ी जैसे सिंगर मिले, हमें इस दुनिया में मिर्ज़ा गालिब जैसे शायर मिले, मीर तकी मीर जैसे नसर निगार मिले, हमें। अली भाई छोटा सा हाँ, करेक्ट करूंगा, छोटा सा। अगर मोहम्मद रफ़ी जैसे सिंगर मिले या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट मिले, तो वो हाँ, मुसलमानों की वजह से मिले, इस्लाम की वजह से नहीं। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। इस्लामिक आइडियोलॉजी ने दुनिया को क्या दिया? इस्लामिक आइडियोलॉजी ने दुनिया को, एक वर्ड में अगर मैं कहूँ तो डिस्क्रिमिनेशन दिया। इस्लामिक आइडियोलॉजी ने ये कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया कि दो किस्म के लोग भी हो सकते हैं, पाक और नापाक। जैसा मैं कह चुका हूँ, ये पाक और नापाक का कॉन्सेप्ट बहुत इस्लाम ने ही दिया है, ये मेरे नहीं ख्याल के किसी और। प्योर इम्प्योर है दूसरे मज़ाहिब में भी, लेकिन वो इतना एक्सट्रीम नहीं जाता प्योर इम्प्योर का कॉन्सेप्ट कि यू कैन नॉट टच मी और यू कैन नॉट ईट विद मी, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा। इस्लाम ने दुनिया को जंगो जदल दिया एक हद तक। इस्लाम ने दुनिया को एक साइंटिफिक एज भी दी, लेकिन फिर वो वही बात है कि उस साइंटिफिक एज में जितने मुसलमान थे उनको मुतज़ल्लिलीन बोला जाता है। इमाम गज़ाली आया और फिर उन्होंने उन मुसलमानों की वाट लगा दी, किसी को जेल में डाला, किसी को फांसी चढ़ाया, किसी को सूली चढ़ाया, किसी पे कुछ मजालिम किए। तो इस्लाम में आप कह लें कि इस्लाम ने प्रैक्टिकली तो दुनिया को कुछ भी नहीं दिया जी, क्योंकि दुनिया, कोई रिलीजन दुनिया को कुछ दे ही नहीं सकता इस तरह, इसलिए इस्लाम यार ने भी कुछ लेकिन नहीं दिया सिवाय बुरी चीज़ों अली के। आप भाई। कह लें कि वॉर्स, बहुत सारी वॉर्स आप देख लें, मुसलमान आपस में जो लड़ रहे हैं, अफ्रीका में जो जंगें चल रही हैं आपस में कबीलों की, आप ये देख लें कि उसके पीछे बेसिस आपको निकलती है आइडियोलॉजी, रिलीजियस आइडियोलॉजी उसके पीछे बेसिस निकलती है। तो मुसलमानों ने काफिरों को शायद इतना ना मारा हो जितने 50 साल से ये आपस में इतना एक दूसरे को मार रहे हैं, सिर्फ इस्लाम की वजह से। कितने शिया मर गए इस्लाम की जी। वजह से, कितने सुन्नी मर गए इस्लाम की वजह से। वो पेशावर के बच्चे बिल्कुल। वो पेशावर के बच्चे
वो पेशावर के स्कूल के, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था, 8-8 साल के बच्चे, 6-6 साल के बच्चे, 11-11 साल के बच्चे, तो वो इस्लाम की वजह से मरे। ज़ाहिर है उन्हें जो मारने आए थे उनका नज़रिया यही था कि भाई एक ऐसी फ़ौज के बच्चे हैं, ऐसी फ़ौज के फ़ौजियों के बच्चे हैं जो फ़ौज जो है वो मुसलमानों पे जुल्म करती है, उन्होंने मार दिया उनके बच्चों को, तो ज़ाहिर है इस्लामिक आइडियोलॉजी ने ली उन बच्चों की जान। और ये जो अभी लड़की मरी है, ये जो लड़की जिसका सर काटा गया है, इकबाल ने जिसका सर काटा है, मैं तो ये कहूँगा कि जी इकबाल ने तो नहीं ली इसकी जान इस्लाम ने ली है इस लड़की की जान। कि अगर इस इकबाल के दिमाग में अगर ये सारी चीज़ें ना डाली जाती, मज़हबी चीज़ें, तो इकबाल ना मारता। लेकिन तो तो ये दिया है जी इस्लाम ने, मुसलमानों का इसमें इतना कसूर नहीं है कि जितना जी इस्लाम का इटसेल्फ लेकिन कसूर आप है। एक चीज भूल रहे हैं, जी। नहीं अली भाई, आप एक चीज भूल रहे हैं। देखिए आप ऐसी बात नहीं कर सकते यार, जितना दुनिया भर का साइंस है वो इस्लाम से तो निकला है ना यार। बड़े नहीं से वो बड़े साइंटिस्ट इस्लामी किताबों को पढ़ते थे। ये बात नहीं कि, पता क्या आपको? किताबों को नहीं, अरे आपने तो शिर्क कर दिया। किताबों का क्या मतलब है? एक किताब काफी है, कुरान। हाँ तो कुरान से साइंस चोरी कर लिया ना, आइजैक न्यूटन ने, सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने, गैलीलियो गैलीलियन ने, स्टीफन हॉकिंस ने, ये सब चोरी करा है भाई इन्होंने कुरान से। उस पे आप क्या कहेंगे? इन लोगों ने सब कुछ चोरी किया है कुरान से, तो ये तो अभी पैदा हुए हैं। आपके पास तो कुरान 1400 साल से था। आप मुझे एक बात बताओ, इन्होंने हम्म, आपके कुरान से चोरी करके सैटेलाइट बनाया, जिसकी वजह से आज आप ये देख सकते हो कि गूगल मैप में रास्ता कैसे डालना है, कितना इंसानियत को फायदा है। तो यही सेम चीज अपनी कुरान में से देख के आप खुद नहीं बना सकते थे आज से पहले कि लोगों को नक्शा देखने में कम से कम आसानी हो जाती? या इन्होंने आपकी साइंस, आपके कुरान से मदद लेके इन्होंने आज एक ऐसी मशीन बना ली है जो ये पता लगा सकती है कि आपके जिस्म के कौन से हिस्से में कैंसर है या ट्यूमर जो है वो कितना बढ़ गया है। तो आप अपने, हम्म, जिसकी वजह से इंसानों की जिंदगी बचती है, वो ट्यूमर का इलाज जो है वो ट्यूमर के वर्स्ट स्टेज पे पहुंचने से पहले हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि हम उसे 6-8 महीने पहले देख सकते हैं ट्यूमर को आज। तो अगर ये उन्होंने आपके कुरान से निकाला, तो आप इतने अरसे तक लोगों को मरने दे रहे थे, इसका मतलब ट्यूमर से आप लोगों को नहीं बचा सकते थे अपने कुरान में से इलाज निकाल के या ये तरीका निकाल के हाँ। कि लोगों की ट्यूमर, आप कितने लोग ट्यूमर से कोविड मर की गए? वैक्सीन मैं बनाई है। जी फैजू फैजू हाँ, मैं जी गालिब प्राइवेट भाई। चैट में लिंक दिया हूँ, ये जरा दिखा दो, सुलेमानी मरीज को दिखना चाहिए ये। जी चले मैं इसे ओपन कर देता हूँ गालिब भाई। अ, हम्म, जी तो मैं ये कह रहा था कि अभी कोविड की वैक्सीन जो जब आई, तो तब तक तो कहा जा रहा था कि देखें, मौत तो अल्लाह मियाँ के हाथों में लिखी हुई है, ठीक है? और कोविड की वैक्सीन आई तो हमें बताया गया कि ये मुस्लिम बच्चों को नपुंसक बना देगी। लेकिन उसके बाद मुसलमानों ने धड़ल्ले से वो उस वैक्सीन को लगवाया, जो समझदार थे। उसके बाद जो गाँव के लोग थे उन्होंने भी लगवाया कि यार ये अफ़वाह पर ना मानो। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि मुसलमान अपनी ही दुनिया में रहता है। अच्छा जी अली भाई। मैं बस इतना ही कहूंगा सबको कि भाइयों, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसके दिमाग में बुरी सोचें डाली जाती हैं। तो आपकी जंग उस सोच के खिलाफ होनी चाहिए, उस इंसान के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। आपको दुश्मनी और आपकी नफरत बीमारी से होनी चाहिए, बीमार से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इन द हुँ, एंड ऑफ द डे हम सब ने इसी ज़मीन पे एक साथ एक ह्यूमंस की तरह रहना है, इसके अलावा कोई गुजारा नहीं है भाई। जी भाई, बिल्कुल। और मैं आप सभी से कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अली भाई के वीडियोज़ को शेयर करें। वो कंटिन्यूअसली वीडियोज़ अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके वीडियोज़ को शेयर करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव स्ट्रीम भी बहुत जल्द वो करेंगे। तो अली भाई जैसे और भी जो चेहरे होंगे, हम उन्हें आगे भी सपोर्ट करेंगे और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को बताना कि एक्स मुस्लिम की तादाद कितनी सारी है। तो मैं आप सभी लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि आज की हमारी स्ट्रीम को भी आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी सुनें, समझें। और अगर कोई गैर मुस्लिम है, अगर उसने इरादा कर लिया है किसी की बातों में आकर कि यार मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ, तो उसे सबसे पहले दिखाएँ। तो बस यही कहूँगा आप सबसे कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ताकि हम अपने हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को इस जहालत से जल्दी बाहर निकालें। तो जय हिंद, वंदे मातरम। बाय एवरीवन।